कमरे की फिजाओं में गुलाब, मोगरे और चंदन के इत्र की भारी महक तैर रही थी, लेकिन 20 साल की मासूम नव्या के लिए ये खुशबू किसी घुटन से कम नहीं थी। वह उस विशाल शाही पलंग के कोने में अपनी भारी भरकम सुर्ख और लाल ब्राइडल लहंगे में सिमटी हुई बैठी थी। उसके लहंगे में जड़ी सुनहरी और रुपहली कढ़ाई कमरे की मध्यम पीली रोशनी में चमक रही थी, लेकिन उस चमक के ठीक विपरीत नव्या की दुनिया पूरी तरह से अंधकार में डूब चुकी थी। उसकी कांपती हुई उंगलियों ने लहंगे के भारी पल्लू को इतनी जोर से भींच रखा था कि उसकी पोर सफ़ेद पड़ गए थे। उसकी बड़ी बड़ी कत्थई आंखों से आंसुओं का एक न रुकने वाला सैलाब बह रहा था, जो उसके गालों पर सजे महंगे ब्राइडल मेकअप को बिगाड़ता हुआ सीधा उसकी गोद में गिर रहा था। वह रह रहकर सिसक रही थी और हर सिसकी के साथ उसका नाजुक वजूद कांप उठता था। बाहर दालान में अब भी शादी की रस्मों के बाद भी हल्की फुल्की हलचल और मेहमानों की धीमी आवाज़ें आ रही थी, जो नव्या के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ रही थी। तभी अचानक बाहर के दालान की आवाज़ दब गई और उस भारी ओक के दरवाजे के खुलने की चरमराती आवाज़ ने कमरे की उस कसमकस भरी खामोशी को चीर दिया। दरवाजे के चौखट पर 36 साल का कबीर खड़ा था। उसका कद इतना ऊंचा और चौड़ा था कि मानो उसने पूरे दरवाजे को ही घेर लिया हो। काले रंग के बेहद कीमती और शानदार जोधपुरी लिबास में वह किसी राजा से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शादी की कोई खुशी या इत्मीनान नहीं था। उसके सधे हुए कदमों की आहट जैसे जैसे नव्या के करीब आने लगी, नव्या के दिल की धड़कनें किसी बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ने लगी। वह खौफ और घबराहट के मारे बिस्तर के सिरहाने से पूरी तरह जा चिपकी। जैसे ही पलंग के करीब आकर रुका, नव्या से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपने आंसुओं को पोंछे बिना ही कांपती रूंधे हुए गले की आवाज़ में चीखते हुए बोली, आप वहीं रुक जाइए, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आप उम्र में मुझसे कितने बड़े हैं, हमारा क्या वास्ता है। मैं ये शादी, ये रस्में, ये सिंदूर कुछ नहीं मानती, क्योंकि मैं तो किसी और के नाम की अमानत थी और किसी और के साथ मेरी ज़िंदगी के सपने सजे थे। नव्या की इन चुपती हुई बातों को सुनकर कबीर के चेहरे की लकीरें एक पल के लिए सख्त हुई, लेकिन उसने अपने गुस्से या किसी भी तरह के जज्बात को अपनी आंखों में नहीं झलकने दिया। उसने एक गहरी सर्द सांस ली और अपनी दोनों हथेलियों को पीछे की तरफ भांजते हुए बेहद संजीदा और ठहरी हुई आवाज़ में जवाब दिया कि तुम्हारे सपने और तुम्हारे हालात चाहें जो भी रहे हों नव्या, लेकिन मुकद्दर का लिखा यही सच है। अब तुम्हें इसी बड़ी उम्र के अजनबी इंसान के साथ ही इसी छत के नीचे अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी एक वैवाहिक रिश्ते में गुजारनी होगी। इस सच्चाई से न तुम भाग सकती हो और ना ही मैं। कबीर की आवाज़ में एक अजीब सी कशिश और भारीपन था, लेकिन नव्या का दिल और दिमाग अभी भी उस मंडप की खौफनाक यादों में ही अटका हुआ था। महज कुछ ही घंटों पहले की तो बात थी, जब वह अपने होने वाले पति आरव का लाल जोड़े में इंतजार कर रही थी। कबीर तो पूरे 10 साल का एक लंबा अरसा अमेरिका में गुजार कर सिर्फ अपने परिवार से मिलने वतन लौटा था। लंदन और न्यूयॉर्क की उस तेज तर्रार जिंदगी में कबीर ने अपनी पहली शादी का जो खौफनाक अंजाम और धोखा देखा था, उसके बाद उसने औरतों और शादी के नाम से ही हमेशा के लिए तौबा कर ली थी। लेकिन नियति का खेल देखिए, ऐन शादी के दिन जब आरव और उसके लालची खानदान ने लालच की सारी हदें पार करते हुए अचानक 50 लाख रुपए नगद और करीब के कबीर के करोड़ों के कारोबार में सीधी हिस्सेदारी की बेशरम मांग रख दी, तो नव्या के परिवार के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जब उनकी वह नाजायज़ मांग पूरी करने से इनकार कर दिया गया, तो उन्होंने बारात लाने से ही साफ मना कर दिया। उस वक्त नव्या के बीमार और बुजुर्ग दादाजी, जिन्होंने नव्या को उसके माता पिता के गुजरने के बाद अपनी जान से भी ज़्यादा लाड प्यार से पाला था, सदमे से ज़मीन पर गिर पड़े थे। अपनी ढलती हुई सांसों, परिवार की दांव पर लगी हुई आबरू और अपनी फूल सी पोती नव्या की जिंदगी को दरिंदों से बचाने की खातिर दादाजी ने अपने सबसे लाडले और जिम्मेदार पोते कबीर को आगे अपनी पगड़ी रख दी थी। दादाजी के गिरते स्वास्थ्य, उनकी आंसुओं से भीगी आंखों और परिवार की खातिर कबीर को ना चाहते हुए भी अपने सारे उसूल तोड़ने पड़े और उसने नव्या का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया।
उसने ये बहुत बड़ा त्याग तो कर दिया था, लेकिन उन दोनों के बीच उम्र का पूरे 16 साल का फासला एक ऐसी अनकही और अर्धशिव दीवार बन चुका था जिसे शायद ही कोई कर सकता था। नव्या ने अपने आंसुओं को अपनी हथेलियों से रगड़ते हुए एक जिद्दी बच्ची की तरह धमकी दी कि वह सुबह होते ही दादाजी के पास जाएगी और उन्हें सब कुछ बता देगी कि वह इस घुटन भरे रिश्ते में एक पल भी सांस नहीं ले सकती। कबीर ने उसकी इस बचकानी बात पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि इस बेहद नरमी और परिपक्वता से कहा कि तुम्हें इतना खौफजदा या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इस भारी ब्राइडल लिबास और इन चुभते हुए जेवरों से तकलीफ या घुटन महसूस हो रही है तो तुम अलमारी से अपने दूसरे आरामदेह कपड़े निकाल कर पहन सकती हो। कबीर की बात सुनकर नव्या फौरन उठी और भारी लहंगे को संभालते हुए लकड़ी की नक्काशीदार अलमारी की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही अपना नाइट सूट निकालने के लिए अपना हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाया, उसके डिजाइनर ब्लाउज की फिटिंग वाली बैग जीप अचानक फिसलकर नीचे आ गई। सामने रखे आदमकद आईने में नव्या की गोरी और मासूम खुली पीठ की साफ झलक नजर आने लगी। कपड़ों की इस सरसराहट से कबीर पलटा और उसकी नज़र आईने पर पड़ी। उस एक पल के लिए कबीर जैसे सख्त और भावहीन इंसान के सीने में भी एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। उसकी सांसें एक सेकंड के लिए थम सी गईं, लेकिन उसने तुरंत अपने संस्कारों और अपनी आबरू को कायम रखते हुए झटके से अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। उसने दीवार की तरफ देखते हुए बिना किसी झिझक के कहा कि तुम आराम से अपने कपड़े बदलो, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। कपड़े बदलकर जब नव्या के एक सादे से सूट में बाहर आई तो उसने बिस्तर की तरफ देखने से भी इनकार कर दिया और कमरे के दूसरे कोने में रखे एक छोटे से सोफे पर खुद को सिकोड़कर लेटने की कोशिश करने लगी। कबीर ने उसे उस असुविधाजनक स्थिति में देखा तो टोकते हुए कहा कि तुम्हें वहाँ उस छोटे से सोफे पर तकलीफ सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बिस्तर काफ़ी बड़ा है, तुम यहाँ आकर आराम से सो सकती हो। इस बात पर नव्या का दबा हुआ गुस्सा फिर से फूट पड़ा और वह तड़प कर बोली कि हमारा आपस में कोई मेल नहीं है। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, आप खुद को आईने में देखिए और मुझे देखिए। मैं आपके पास बिल्कुल नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरे लिए ये शादी महज एक थोपी हुई मजबूरी है, एक सौदा है और कुछ नहीं। कबीर ने उसकी इन चुभती हुई बातों को बहुत ही शांत और ठंडे लहजे में लिया और कहा कि तुम भूल रही हो कि मैंने तुम्हारे वजूद और तुम्हारी हिफाजत के लिए ये कदम उठाया था, लेकिन तुम यकीन मानो जब तक तुम्हारी अपनी पूरी रजामंदी नहीं होगी मैं तुम्हें एक खरोच तक नहीं लगने दूंगा। छूना तो बहुत दूर की बात है, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उस रात उस आलीशान कमरे में दो अजनबी एक ही छत के नीचे थे, लेकिन उनके बीच खामोशी का एक ऐसा कड़ा पहरा था जिसे कोई लफ्ज नहीं तोड़ सकता था। अगली सुबह जब घर के सभी लोग हॉल में जमा थे, दादाजी ने नव्या के बुझे और उदास चेहरे को देखा। उन्होंने नव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से समझाया कि मेरी बच्ची, कबीर ऊपर से थोड़ा सख्त और खामोश इंसान जरूर लगता है, लेकिन उसका दिल सोने का है। वह बहुत ही सुलझा हुआ और जिम्मेदार जीवन साथी है, तुम उसके साथ हमेशा महफूज रहोगी। लेकिन नव्या कहाँ समझने वाली थी। उसने रोते हुए अपने दादाजी के गले लगकर कहा कि दादाजी, वह मुझसे पूरे 16 साल बड़े हैं, मैं उनकी बराबरी कैसे करूंगी। दालान के दरवाजे के ठीक बाहर खड़े कबीर ने नव्या की यह बात सुन ली थी। उसे एहसास हुआ कि नव्या अभी वाकई बहुत नादान है। उसने अकेले में दादाजी के कमरे में जाकर उनसे कहा कि दादाजी, वह अभी बच्ची है, उसे इस रिश्ते की गहराई समझ नहीं आएगी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसे कानूनी तौर पर इस रिश्ते से पूरी तरह आज़ाद कर देता हूँ, ताकि वह अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सके। मगर दादाजी ने कड़ाई से इस बात को खारिज कर दिया और कहा कि कबीर, ऐसा सोचने की भूल भी मत करना, तुम्हें ही उसे संभालना है और अपने बेपनाह प्यार से उसके दिल का यह सारा डर हमेशा के लिए दूर करना है। दिन हफ्तों में बदलने लगे और नव्या जानबूझकर घर में कबीर से बचाती फिरती थी। एक रोज जब कबीर बाथरूम से नहाकर निकला तो उसने सिर्फ अपनी कमर पर एक सफ़ेद तौलिया लपेटा हुआ था और वह अपने गीले बालों को सुखा रहा था। उसी वक्त नव्या किसी काम से कमरे में दाखिल हुई। कबीर से कसरती सुगठित बदन और उसके चौड़े सीने पर चमकती हुई पानी की बूंदों को देखकर नव्या अचानक वहीं ठिठक गई। उसका पूरा चेहरा शर्म और हया से लाल टमाटर जैसा हो गया। वह पलटी और तेजी से बाहर भागने लगी, लेकिन कबीर ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए आगे बढ़कर उसकी नाजुक कलाई थाम ली।
उसने नव्या की झुकी हुई नज़रों को देखते हुए कहा कि नव्या, अगर तुम मुझे अपने पति नहीं मान सकती और इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती तो क्या हम इस घर में 2 अच्छे दोस्त बनकर भी नहीं रह सकते? अगर हमें एक छत के नीचे तो रहना ही है। नव्या ने बुरी तरह से झेंपते हुए अपना हाथ उड़ाया और आहिस्ता से बुदबुदाई कि सिर्फ दोस्त, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसी शाम कबीर के मामा जी के घर पर एक बहुत बड़ी दावत रखी गई थी। नव्या ने अपनी ननद के जोर देने पर एक बेहद खूबसूरत और शानदार काले रंग का अनारकली सूट पहना था, जिसमें उसकी मासूमियत किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। कबीर ने भी जब मैचिंग ब्लैक जोधपुरी बंद गला सूट पहना तो वह महफिल में किसी हॉलीवुड के विंटेज हीरो की तरह रूपदार और आकर्षण लग रहा था। दावत में कबीर की कजिन आयशा, जो कबीर को कॉलेज के दिनों से ही एक तरफा पसंद करती थी, जानबूझकर कबीर के इर्द गिर्द मंडराने लगी। वह कभी कभार कबीर के कंधे से लगकर खड़ी होती, कभी हंसते हुए उसके बालों को छूने की कोशिश करती, और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी ही प्लेट से खाना कबीर के मुंह में खिलाने की कोशिश की और कबीर को खांसी आने पर अपने हाथों से पानी का गिलास उसके होंठों तक लगा दिया। यह सब नजारा नव्या अपनी कुर्सी पर बैठी दूर से देख रही थी। अचानक नव्या के भीतर जलन का एक ऐसा भयानक और अनजाना तूफान उठ खड़ा हुआ जिसे वे खुद भी समझ नहीं पा रही थी। वापसी के सफर में कार के अंदर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। नव्या का गुस्सा आखिरकार फूट ही पड़ा। वह कबीर की तरफ देखते हुए कड़वाहट से बोली कि पार्टी में आपकी वो कजिन्स जिस तरह से आपसे सरेआम चिपक रही थी, आपको तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा। आप शायद भूल गए हैं कि आप शादीशुदा हैं। कम से कम दुनिया के सामने तो आपको अपनी इज्जत का ख्याल रखना ही चाहिए। कबीर ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे रखे एक तिरछी और हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ नव्या को देखा और तंज कसते हुए कहा, क्या बात है? इसका मतलब मिसेस कबीर को जलन महसूस हो रही थी। अगर पत्नी होने के नाते वो जगह तुम्हारा हक थी तो तुमने उस जगह पर खुद आकर अपना हक क्यों नहीं लिया? तुमने उसे किसी औरत के लिए खाली ही क्यों छोड़ा? इस बात पर नव्या तिलतिला गई और उसने तल्खी से कहा कि मर्द जात की फितरत ही यही होती है। जहाँ बीवी ने हक नहीं जताया, आप लोग बाहर मुंह मारने के बहाने ढूंढ ही लेते हैं। नव्या के इस तीखे ताने पर कबीर का चेहरा एकदम पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसने कार की रफ्तार धीमी की और बेहद सख्त सर्द लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अपनी हद में रहो नव्या। मेरे किरदार और मेरी नीयत पर उंगली उठाने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया है। आइंदा मुझसे इस लहजे में बात करने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद पूरे रास्ते दोनों के बीच एक बेहद लंबी चुपती हुई खामोशी छा गई। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दोपहर नव्या के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर सामने रोहन था। वह कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रहा था और मगज के आंसू बहाते हुए कहने लगा कि नव्या, मुझे माफ़ कर दो। वह दहेज और हिस्सेदारी की नीच मांग मेरे लालची रिश्तेदारों और माता पिता की थी। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था। मैं तो आज भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। नादान और नासमझ नव्या उसकी इन मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों के झांसे में आ गई। उसने फैसला किया कि वह इस चैप्टर को, इस ड्रामे को हमेशा के लिए अपने हाथों से ख़त्म करके ही दम लेगी। उसने रोहन से शहर के एक दूरदराज और पोश कैफ़े में मिलने का वक्त तय किया। कैफ़े के एक शांत कोने में जब रोहन ने बातों बातों में सहानुभूति दिखाते हुए अचानक से नव्या का हाथ अपनी मुट्ठी में पकड़ा तो नव्या के पूरे वजूद में एक कंपन सी दौड़ गई। उसकी अंतरात्मा ने उसे झंझोर दिया। उसे तुरंत कबीर का वह गंभीर चेहरा, उसका दिया हुआ सम्मान, उसकी शराफत और अपने बीमार दादाजी के आंसू याद आ गए। उसे एहसास हुआ कि जो इंसान पैसों के लिए मंडप छोड़ सकता है वह कभी भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता। नव्या ने तुरंत एक झटके से अपना हाथ रोहन की पकड़ से छुड़ाया और अपनी कुर्सी से उठते हुए सख्त आवाज़ में कहा कि रोहन, मैं अब पूरी तरह से कबीर जी की पत्नी हूँ। हमारा रिश्ता उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन तुम बारात लेकर नहीं आए थे। आइंदा मेरी ज़िंदगी में कभी भी दखल देने की या मुझसे संपर्क करने की कोशिश भी मत करना। जैसे ही नव्या वहाँ से जाने के लिए पलटी, रोहन का अहंकार जाग गया और उसने बदतमीजी करते हुए जब नव्या की कलाई बहुत ज़ोर से खींच ली। नव्या दर्द से कराह उठी, लेकिन उसी पल कैफ़े का शीशे का दरवाज़ा खुला और कबीर वहाँ आ धमका।
अपनी पत्नी के साथ किसी गैर मर्द की सरेआम ये बदतमीजी और नव्या के चेहरे पर दर्द देखकर कबीर की आंखों में खून उतर आया। उसके सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया था। कबीर ने एक शेर की तरह छलांग लगाई और आगे बढ़कर रोहन के कॉलर को पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। बिना एक सेकंड गवाए उसने रोहन के चेहरे पर तवातोड़ मुक्कों की ऐसी भयानक बारिश कर दी कि रोहन का चेहरा लहूलुहान हो गया और वह फर्श पर आधम का होकर गिर पड़ा। कबीर अभी भी गुस्से से कांप रहा था। उसने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपनी कार की तरफ ले आया। नव्या पूरे रास्ते आंसुओं से भीगी आवाज में रो रो कर सफाइयाँ देती रही। वह कबीर के कंधे को पकड़कर गिड़गिड़ाती रही कि कबीर जी मेरी बात तो सुनिए, मैं सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते को हमेशा के लिए दफन करने गई थी, मेरा यकीन मानिए। लेकिन कबीर ने कार का स्टीयरिंग जोर से पीटते हुए दहाड़ कर कहा, तुमने मेरे भरोसे का कत्ल किया है नव्या, तुमने मेरी शराफत का सरेआम मजाक बनाया है। आज ही अभी घर पहुंचकर मैं तुम्हारे दादाजी के सामने इस खोखले और झूठे रिश्ते का हमेशा के लिए अंत कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वे तेज रफ्तार से घर पहुंचे, वहां एक बहुत बड़ा और भयानक सदमा उनका इंतजार कर रहा था। घर में अफरा तफरी मची हुई थी। दादाजी को अचानक दिल का गंभीर दौरा पड़ा था और उन्हें अस्पताल के आईसीयू में ले जाया गया था। कबीर और नव्या बदहवास होकर वह अस्पताल भागे। आईसीयू में मशीनों की आवाज़ों के बीच अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए दादाजी ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उन्होंने कांपते हुए हाथों से कबीर का हाथ कसकर पकड़ा और हाँफते हुए टूटी हुई आवाज़ में कहा कि कबीर मेरी बच्ची बहुत नादान है, दुनिया की इस चालाकी को वह नहीं समझती, उसका ख्याल रखना मेरे बेटे, वैसे अपनी ज़िंदगी में कभी भी अकेला और बेसहारा मत छोड़ना। इतना कहने के बाद दादाजी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं और मशीनों पे एक सीधी लकीर खिंच गई। दादाजी के गुजरने के बाद घर में मातम और एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। कबीर ने दादाजी को अपने आखिरी वक्त में दिए हुए उस वचन के तहत नव्या को दुनिया की हर सुख सुविधा दी, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, लेकिन उसने भावनात्मक और शारीरिक रूप से खुद को नव्या से मीलों तक दूर कर लिया। उसने एक रात नव्या से साफ लफ्जों में कह दिया कि मैंने अपने दादाजी को वचन दिया है, इसीलिए मैं आखिरी सांस तक एक रक्षक बनकर तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं कभी एक पति बनकर तुम्हारे इस कमरे में तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। कबीर का वह बर्फीला, सर्द और भावहीन रवैया नव्या के दिल को अनगिनत खंजरों की तरह झलनी करने लगा। इन मीलों लंबी दूरियों और तन्हाई के पलों ने आखिरकार नव्या को यह गहरा एहसास दिला दिया कि वह इस खामोश, गंभीर रक्षक और स्वाभिमान इंसान से कब बेपनाह मोहब्बत करने लगी। उसे खुद ही पता नहीं चला। अब नव्या का पूरा व्यक्तित्व बदल चुका था। वह सुबह कबीर के जागने से बहुत पहले उठ जाती, उसके कपड़े निकालकर बिस्तर पर तैयार रखती, उसके नाश्ते से लेकर उसकी हर छोटी बड़ी पसंद का खुद अपने हाथों से ख्याल रखती। वह रातों को दादाजी की तस्वीर के आगे बैठकर अपने किए हुए गुनाहों और अपनी नासमझी की माफ़ी मांगते हुए रोती रहती। आखिरकार एक सर्द रात को नव्या का यह सब्र और उसकी बर्दाश्त पूरी तरह से जवाब दे गई। जब कबीर अपने कमरे में काउच पर बैठकर अपनी एक किताब पढ़ रहा था, नव्या रोते हुए कमरे में आई और सीधा कबीर के कदमों में ज़मीन पर गिर पड़ी। उसने कबीर के पैरों को कसकर पकड़ लिया और उस मंदिर की पवित्र ग्रंथ की कसम खाकर उस दिन कैफे की एक एक हकीकत, अपनी एक एक भावना बयान कर दी। वह हिचकियाँ लेते हुए बोली कि मैं रोहन को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकालने और ख़त्म करने गई थी। मेरे यकीन मानिए कबीर जी, मेरे दिल में अब आपके सिवा किसी और का कोई वजूद नहीं है। उस नाजुक और मासूम लड़की को अपने पैरों में इस कदर टूटकर रोते हुए, बिखरते हुए, अपने सच्चे प्यार की भीख मांगते देखकर कबीर के सीने में जमा हुआ और फौलादी और बर्फीला दिल आखिरकार मोम चुनकर पिघल ही गया। उसने किताब को किनारे फेंका और तुरंत झुककर नव्या को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। उसने नव्या को इतने कसकर अपने सीने से भींच लिया कि जैसे वह उसे अपने अंदर ही समाज लेना चाहता हो। नव्या ने कबीर के उस चौड़े सीने में अपना आंसू से भरा भीगा हुआ चेहरा छिपा लिया और लंबी लंबी सिसकियों के बीच बेहद रोमानियत और तड़प भरे लहजे में इल्तिजा की, कबीर जी प्लीज़ अब इस दर्दनाक फासले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए, मुझे पूरी तरह से अपनी बना लीजिए। मुझसे अब आपकी पत्नी होकर भी यह अधूरी तड़पती हुई आशिकी बर्दाश्त नहीं होती। कमरे में जल रही उस मध्यम और रोमांटिक पीली रोशनी में कबीर के गंभीर चेहरे पर
लंबे अरसे बाद एक बेहद सुकून भरी और शरारती मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथ से नव्या के उलझे हुए बालों को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, एक बार फिर से सोच लो नव्या। कल को सुबह उठकर फिर से उस 16 साल के फासले और मेरी उम्र को याद करके बच्चों की तरह रोना मत। नव्या ने अपने आंसुओं के बीच एक खूबसूरत मुस्कान बिखेरी। उसने अपने दोनों हाथों की बाहें कबीर के मजबूत गले में डाल दी, अपनी आंखें बंद की और पूरी तरह से उसके वजूद में खोते हुए कहा कि कभी नहीं कबीर जी, अब मेरी हर एक सांस, मेरी हर एक धड़कन और मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपका है। उस रात की खामोशी और उन दोनों की मिलन ने उनके बीच की हर गलतफहमी को, हर दूरी को हमेशा के लिए मिटा दिया और उम्र की वो 16 साल की पुरानी दीवार उनके बेइंतहा इश्क के उस गहरे समंदर में हमेशा के लिए डूबकर फना हो गई। सूरज की पहली सुनहरी किरणें जब मखमली पर्दों को चीरते हुए कमरे में दाखिल हुई तो उस आलीशान पलंग पर एक नई सुबह, एक नई जिंदगी अंगड़ाई ले रही थी। नव्या की पलकें धीरे धीरे खुली। उसे अपनी कमर पर एक भारी और मजबूत हाथ का दबाव महसूस हुआ। उसने नजरें घुमाकर देखा तो कबीर अभी भी गहरी नींद में था और उसका सिर नव्या के करीब तकिए पर टिका था। रात की उन हसीन यादों और कबीर के बेपनाह प्यार को याद करके नव्या का चेहरा शर्म और खुशी से लाल हो गया। आज पहली बार उसे इस 16 साल के फासले में कोई डर या झिझक नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून और हसीन सुरक्षा महसूस हो रही थी। उसने अपना कांपता हुआ हाथ धीरे से बढ़ाकर कबीर के माथे पर बिखरे बालों को संवारा। तभी कबीर ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और उसकी कलाई को प्यार से थाम लिया। कबीर की आंखों में एक गहरी शरारत चमक थी। उसने अपनी भारी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, सुप्रभात मिसेस कबीर। रात के बाद अब सुबह भी तुम्हारी नशीली नजरें मेरे होश उड़ाने का इरादा रखती हैं क्या? नव्या झेपते हुए कबीर के चौड़े सीने में छुप गई। कबीर ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया और उसके माथे को चूमते हुए गहरा वादा किया, आज से तुम्हारी आंखों में सिर्फ एक खुशी के आंसू ही होंगे नव्या, यह मेरा तुमसे वादा है। आज से तुम्हारी हर तकलीफ मेरी है और मेरी हर खुशी तुम्हारी। वक्त पंखर लगाकर उड़ने लगा। उस रात के बाद दोनों के बीच की झिझक पूरी तरह खत्म हो गई थी। कबीर बाहर से चाहे जितना भी सख्त और खामोश इंसान था, लेकिन बंद कमरे में नव्या के किसी मोम की तरह था। वह नव्या को बच्चों की तरह लाड करता, उसके कॉलेज की पढ़ाई में मदद करता और उसके हर छोटे बड़े शौक का ख्याल रखता। नव्या भी अब एक समझदार और जिम्मेदार पत्नी बन चुकी थी। उसने कबीर के खाली और वीरान घर को अपनी हंसी और प्यार से महकते हुए गुलशन में बदल दिया था। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब कबीर की कंपनी की 25वीं सालगिरह का जश्न मनाया जाने वाला था। शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में एक बहुत बड़ी और शाही पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी में शहर के सारे रईस, बिजनेसमैन और मीडिया वाले आने वाले थे। ये पहला मौका था जब नव्या दुनिया के सामने कबीर की पत्नी के रूप में जानने वाली थी। नव्या थोड़ी घबराई हुई थी। उसने कबीर की पसंद की एक बेहद खूबसूरत गहरे लाल रंग की बनारसी सिल्क की साड़ी पहनी थी। गले में हीरो का एक नाजुक सा हार और मांग में भरा गहरा लाल रंग का सिंदूर उसकी मासूमियत को एक राजसी रानी के रूप में बदल रहा था। जब कबीर अपना क्लासिक ब्लैक टक्सीडो पहनकर तैयार हुआ, उसने नव्या को देखा तो उसके कदम वहीं ठिठक गए। नव्या की खूबसूरती को एकटक देखता रह गया। कबीर ने आगे बढ़कर नव्या का हाथ चूमा और कहा, आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि तुम मुझे डर है कि कहीं पूरी दुनिया की नज़र मेरी इन अनमोल अमानत को न लग जाए। होटल के उस विशाल बैंक्वेट हॉल में जैसे ही कबीर ने नव्या का हाथ थामकर एंट्री ली, वहां से मौजूद हर शख्स की नज़रें उन दोनों पर टिक गईं। कैमरे की फ्लैश चमकने लगी। कुछ लोग उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे तो कुछ लोगों की आंखों में उस 16 साल के फासले को लेकर चुभने वाले सवाल थे। लेकिन दुनिया कहाँ किसी की खुशी और आसानी से देख सकती है। वहीं पार्टी में कबीर का एक पुराना और घमंडी बिजनेस प्रतिद्वंदी विक्रम भी मौजूद था। विक्रम हमेशा से कबीर की कामयाबी से जलता था। विक्रम ने जानबूझकर महफिल के बीचों बीच आकर तंज कसते हुए कबीर से तेज आवाज में कहा, क्या बात है कबीर, अमेरिका से लौटकर तुमने इतनी छोटी बच्ची से शादी कर ली। यह तुम्हारी पत्नी कम और कोई कॉलेज की स्टूडेंट ज़्यादा लग रही है। तुम दोनों के बीच में पूरे 16 साल का फासला है। क्या तुम दोनों के बीच कभी भी कोई तालमेल बैठ भी पाया है, या ये भी तुम्हारी पहली शादी की तरह कोई? इससे पहले कि
विक्रम अपनी नीच बात पूरी कर पाता। नव्या का दिल एक पल के लिए सहम गया और उसकी पकड़ कबीर के हाथ पर ढीली पड़ने लगी। उसे लगा कि आज फिर उस उम्र के फासले ने भरी महफिल में कबीर का सिर झुका दिया है, लेकिन कबीर ने तुरंत नव्या का हाथ और मजबूती से थाम लिया। कबीर की आंखों में एक खौफनाक गुस्सा था जिसने विक्रम के चेहरे की हंसी उड़ा दी। कबीर ने विक्रम की आंखों में आंखें डालते हुए बेहद शांत लेकिन पूरे हॉल में गूंजने वाली आवाज में कहा, विक्रम, उम्र का तजुर्बा तो तुम्हें भी बहुत है, लेकिन बात करने की तमीज तुमने आज तक नहीं सीखी। नव्या सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन सच है, मेरी ताकत है और मेरा गुरूर है। रही बात तालमेल की, तो जो सुकून, जो समझदारी और जो बेपनाह प्यार मुझे नव्या के साथ मिला है, वो दुनिया की किसी भी दौलत या उम्र के तजुर्बे में नहीं मिल सकता। और कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद किसी ने भी मेरी पत्नी की तरफ उंगली उठाने या उसे कमज़ोर समझने की कोशिश भी की, तो मैं उसका वो हश्र करूँगा कि वो इस शहर में कदम रखने लायक नहीं रहेगा। कबीर के इन भारी लफ्ज़ों ने पूरे हॉल में एक सन्नाटा खींच दिया कि एक सुई गिरने की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। विक्रम पसीने पसीने होकर वहाँ से खिसक गया। उस रात कबीर ने सिर्फ नव्या की नहीं बल्कि दुनिया के सामने अपने उस पवित्र रिश्ते की भी हिफाजत की थी। नव्या की आंखों में अपने पति के लिए सम्मान और प्यार का एक ऐसा समंदर उमड़ पड़ा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उसे एहसास हो गया कि कबीर सिर्फ एक पति ही नहीं बल्कि उसका वो सबसे बड़ा रक्षक है जो पूरी दुनिया से उसके लिए लड़ सकता है। पार्टी के बाद जब वे दोनों कार में घर लौट रहे थे तो बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। कार के शीशों पर पड़ती पानी की बूंदें माहौल को बेहद रोमांटिक बना रही थी। नव्या ने धीरे से अपना सिर कबीर के चौड़े कंधे पर रख दिया और उसका हाथ अपनी दोनों हथेलियों में थाम लिया। कबीर ने उसकी तरफ देखा और बड़े प्यार से पूछा, क्या सोच रही हो नव्या? नव्या ने कबीर की आंखों में देखते हुए एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कान के साथ कहा, सोच रही हूँ कि अगर उस दिन वो आरव बारात लेकर आ जाता तो शायद मैं दुनिया की सबसे बड़ी बदनसीब लड़की होती। आपने मुझे सिर्फ अपनाया ही नहीं बल्कि कबीर जी, आपने मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत बना दिया है। यह 16 साल का फासला मेरे लिए कोई कमी नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कबीर ने कार रोकी, नव्या के माथे पर एक गहरा और पवित्र चुंबन अंकित किया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। बाहर बारिश तेज हो गई थी लेकिन कार के अंदर उन दोनों की बेइंतहाई मोहब्बत, एक ऐसी मुकम्मल दुनिया बसली थी जहाँ ना कोई डर था, ना कोई दूरी थी और ना ही उम्र का कोई फासला। बस था तो एक सच्चा और गहरा, कभी ना ख़त्म होने वाला बेइंतहा प्यार। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी में।